थोड़ा हीट के बारे में और पढ़ेंगे। हीट, अब हम लोग हीट का उसके साथ उसकी जो इंटरनल एनर्जी है और उसका सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी होती है और हीट दोनों का रिलेशन समझेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग एक डायग्राम देखें। अगर मैंने कोई भी सिस्टम मान लिया, ये मेरा एक सिस्टम क्या है, कुछ भी हो सकता है। ये समझ लो एक ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर मान लिया मैंने, और इसको मैंने क्या बोल दिया, ये मेरा एक सिस्टम है, ठीक है। या फिर इसको सेल भी बोल सकता हूँ, समझ लो एक सेल है मेरा, ठीक है। ये इसकी एक छोटी सी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेल की मेम्ब्रेन कैसी होती है? क्या प्रॉपर्टीज होती है? सेमी परमेबल होती है या पोरस होती है ना। इसके थ्रू मटेरियल एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो ये सिस्टम है, इसका मैंने बोल दिया टेम्परेचर है कुछ Ts, ठीक है। और इसके आसपास सराउंडिंग इसका कुछ भी हो सकता है, ये इसका सराउंडिंग है, इसको मैंने बोल दिया एनवायरनमेंट इसका, ठीक है। और इसका टेम्परेचर क्या है, TE, ठीक है। और इसके अंदर अब क्या हो रहा है, कुछ एनर्जी फ्लो हो रही है, ठीक है। कुछ एनर्जी फ्लो हो रही है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि एनर्जी फ्लो, इस फ्लो का डायरेक्शन क्या है, समझ लो ऐसा हो रहा है, मैंने ऐसे बना दिया, दोनों तरफ एनर्जी फ्लो कर सकती है ना। हाँ। तो ये लोग म्यूट हो गए क्या फिर से? तुम लोग को बोला था म्यूट नहीं होना। बढ़िया, तुम लोग की आवाज आती रहनी चाहिए। तो सिस्टम है, इसमें से कुछ भी फ्लो हो सकती है एनर्जी, तो इसका डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लो कैसे पता चलेगा? जिसका हीट ज्यादा रहेगा उस तरफ, उससे दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, उससे दूसरे डायरेक्शन। तो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे मैंने जो पैरामीटर्स दिए हैं उसके बेसिस पे बताओ। यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर्स दिए हैं? TE और TE और TS दिए हैं। क्या है TE और TS? टेम्परेचर एनवायरनमेंट में और सिस्टम में। हाँ, तो अब कैसे, किस तरफ एनर्जी फ्लो होगी, कैसे पता चलेगा? अगर TE मोर देन TS है तो फिर अंदर सिस्टम की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होगी। अगर TE ग्रेटर देन TS है तो क्या होगा? सिस्टम तो सिस्टम में जाएगा। हाँ, सिस्टम में जाएगा। तो मैं समझ लेता हूँ, इसको मैंने बोल दिया Q मेरी एनर्जी फ्लो हो रही है। तो अगर मैंने T ग्रेटर देन TS है मतलब इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो मैंने इसको बोल दिया कि Q, तो Q है मेरी जो एनर्जी सिस्टम के अंदर जा रही है, तो उसको मैंने बोल दिया Q ग्रेटर देन 0, ठीक है। Q पॉजिटिव है अगर इन्वायरमेंट से सिस्टम में एनर्जी जा रही है, ठीक है। T इक्वल टू TS है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। Q क्या होगा? Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और T लेस देन TS है तो एनवायरनमेंट की तरफ, क्या इन्वायरमेंट में जाएगा, तो क्या लिखूंगा उसको? तो Q क्या होगा? लेस देन 0। Q लेस देन, Q नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हीट जो भी है, हीट को हम लोग डिफाइन करते हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू द एनवायरनमेंट,
और वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, सिस्टम और एनवायरनमेंट के टेम्परेचर, रिलेटिव टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग हाँ डिफाइन भैया। करेंगे कि तो जितनी ये जो एनर्जी फ्लो हो रही है, जो क्यू है, इसको हम लोग बोलेंगे ये हीट है। हीट एनवायरनमेंट से सिस्टम में फ्लो कर रही है, हीट सिस्टम से एनवायरनमेंट में फ्लो कर रही है, या अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो जीरो, कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, अब चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। खत्म। क्या था? इतना ही समझना था। इतना बड़ा तो टॉपिक है। अब इसी में अगर देखो, यहाँ पे मैंने बोला ये हीट है। अब इसमें समझो कि अगर मैं बोलूं ये क्यू हीट नहीं है, ये बता रहा है कि इसको मैं भी हटा देता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि Q जो है वो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम है। समझ लो इसके अंदर कुछ एनर्जी है Q नॉट, ये इसकी इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, Q नॉट है। तो जब इन्वायरमेंट, जब T ग्रेटर देन TS, इस केस में T ग्रेटर देन TS है तो क्या होगा? सिस्टम की तरफ जाएगा, इन्वायरमेंट से सिस्टम की तरफ जाएगा, तो Q नॉट क्या हो जाएगा? तो अब समझ लो इसका नई इंटरनल एनर्जी है Q। ठीक है, अब Q और Q नॉट में क्या रिलेशन रहेगा? Q नॉट इसकी इंटरनल एनर्जी थी एट टाइम 0। अब मैंने क्या हुआ, एनवायरनमेंट से जैसे कनेक्ट हुआ, ये एनर्जी फ्लो हुई, तो अब उसकी न्यू एनर्जी है, समझ लो Q1 बोल देता हूँ। अब इसकी न्यू इंटरनल एनर्जी है Q1, तो वो Q1 Q नॉट से ज्यादा होगी, कम होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, क्योंकि उसके एनवायरनमेंट एनर्जी उसके अंदर गई बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, T इक्वल टू TS है, समझ लो इस केस में Q2 होती है, तो क्या हो जाएगा? दोनों बराबर रहेंगे सर। दोनों बराबर रहेंगे। बस सुधांशु ही बता रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? भैया इक्वल कैसे होगा? अगर दोनों का टेम्परेचर इक्वल है और मैंने सिस्टम और एनवायरनमेंट को कनेक्ट कर दिया, तो एनर्जी किधर से किधर फ्लो होगी? अच्छा, हाँ, किधर से किधर फ्लो होगी? हाँ, कुछ नहीं होगा, कहीं एनर्जी फ्लो ही नहीं करेगी ना। टेम्परेचर दोनों का सेम है, तो हीट एनर्जी कहीं फ्लो नहीं करेगी। तो अब क्या हुआ, मतलब उसकी नई इंटरनल एनर्जी सेम है एज प्रीवियस, क्योंकि कोई एनर्जी चेंज ही नहीं आया। समझा भैया। ठीक है, अब ऐसे ही थर्ड केस में क्या हो जाएगा? थर्ड केस में सेम नहीं, Q3 में क्या है? टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। तो हाँ, तो क्या हो जाएगा? Q3 लेस देन Q नॉट। जोर से बोलना। जोर से बोलना। Q नॉट ज्यादा हो जाएगा। Q नॉट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यही मैं इसको, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, इन तीनों केसेस को अगर मैं देखूं तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि अगर मेरा डेल Q है चेंज इन एनर्जी इन द फर्स्ट केस, डेल Q2 है चेंज इन एनर्जी इन द सेकंड केस, और डेल Q3 है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द थर्ड केस। ये क्या हो जाएगा? डेल Q1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ऐसा कुछ। इसको मैं डिफाइन कैसे करूँगा?
डेल Q1 को कैसे डिफाइन करूंगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द फर्स्ट केस क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, इसको डिफाइन कैसे करूंगा? पहले तो ये बताओ। पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा क्योंकि सिस्टम पॉजिटिव नेगेटिव बाद में देखेंगे, पहले डेल Q1 होगा क्या, इसको डिफाइन कैसे, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करूंगा? मैथमेटिक्स। अच्छा तो उसमें कुछ तो ऐड होगा ना। ये टर्म्स दिए हैं तुम्हें, इसमें से कैसे डिफाइन करूंगा? डेल Q1 किसके इक्वल है? अरे Q1 माइनस Q1 माइनस Q1 माइनस Q0, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा Q1। ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। हाँ हाँ बराबर। डेल Q2 क्या हो गया वैसे? Q2 माइनस Q0। डेल Q3 क्या हो गया? Q3 माइनस Q0 लेस देन लेस देन 0। लेस देन 0। तो इस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी तीनों केसेस में डिफरेंट हो रही है बेस्ड ऑन किसमें टेम्परेचर किसका ज्यादा है किसका कम, ठीक है? तो एनर्जी एक्सचेंज से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, इसमें हम लोग यही बता रहे थे, ठीक है? अच्छा अब देखते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे ला सकते हैं, जो एनर्जी फ्लो हुआ ये कैसे कर सकते हैं, ठीक है? अब समझ लो मेरा एक सिलेंडर है, ठीक है? इसमें एक पिस्टन रखा है, पिस्टन कभी देखा है? हाँ वही है। हाँ कहाँ देखा है पिस्टन? भैया वो साइकिल में हवा भरते हुए भी एक तरह का पिस्टन होता है ना? हाँ हाँ। वो भी एक तरह का पिस्टन होता है, बट उसमें दिखता थोड़ी है। हाँ अरे उसमें इसमें दिखता दिखता ना है। इंजेक्शन सिरिंज में। हाँ सिरिंज में दिखता है ना, हाँ सिरिंज में एकदम प्रॉपर दिखता है, एकदम एग्जैक्टली वही होता है पिस्टन। अब जब गाड़ी चलाते हो, बाइक वाइक कभी चलाई हो, तो बाइक में भी वही होता है, बाइक का जो लेकिन इंजन उसमें भी होता नहीं है वो भी दिखता। पिस्टन, उसमें भी नहीं दिखता। हाँ टीवी में देखा है किसी बाइक में। तो समझ लो एक ये पिस्टन है और इसके अंदर गैस भरी हुई है, ये येलो गैस है, ठीक है? और इसका टेम्परेचर क्या है? पूरे सिस्टम का 200 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? नहीं 200 है, 100 डिग्री सेल्सियस है, और ये इसका इनिशियल स्टेट है, ठीक है? जो बात करनी है मुझसे बात कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। क्या? ये कि 200 ज्यादा था। हाँ 200 ज्यादा हो रहा है, सही पकड़े। 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उबलने लगता है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, मुझे इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ानी है, इसको मुझे कुछ एनर्जी देनी है, ठीक है? तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, एक तो कर सकता हूँ कि मैंने एक बर्नर लगा दिया, गैस का बर्नर लगा दिया, ठीक है? उल्टा बना दिया इसको। और ये इसको हीट कर रहा है, ठीक है? मेरा एक बर्नर है, तो इससे क्या कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है समझ लो, इसका थोड़ी देर बाद टेम्परेचर, बढ़ ये इसका जाएगा। T0 था, राइट। इसका बढ़ जाएगा समझ के 200 डिग्री सेल्सियस या कुछ भी हो गया, 110 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इससे इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, ठीक है? अब क्या हुआ, एक और तरीका है इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का, क्या कर सकते हैं हम लोग, समझ लो ये मेरा पिस्टन है, इसमें गैस भरी हुई है। अब मैंने इस पिस्टन को इनिशियली समझ लो कुछ x डिस्टेंस पे था, अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा पुश कर दिया,
इनिशियली ये इस पोजीशन में था, अब ये इस पोजीशन में आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ? वॉल्यूम कम हो गया। हाँ वॉल्यूम कम हो गया इससे। वॉल्यूम कम होने से क्या होगा? प्रेशर बढ़ गया। होगा तो पिस्टन इसका अंदर का प्रेशर बढ़ गया। चलो ठीक है, प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कम हो गया, और क्या होता है? और कुछ होता है? डेंसिटी बढ़ जाती है। चलो प्रेशर वॉल्यूम घटा तो डेंसिटी तो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन कभी देखा है? PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन है। तो अभी मेरा क्या हुआ यहाँ पे? प्रेशर बढ़ गया, मतलब P1 V1 N1 R1 T1 था, P2 V2 = N2 R2, R तो सेम ही रहेगा। टेम्परेचर तो अब यहाँ N1 तो = N2 है, कुछ वो तो बढ़ नहीं रहा है, R कट गया, यहाँ पे प्रेशर बढ़ा है, वॉल्यूम घटा है, टेम्परेचर बढ़ा है। इससे क्या होता है? टेम्परेचर भी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर भी, तो टेम्परेचर भी क्या इंटरनल होगा? एनर्जी भी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ गया तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई, बहुत सही। बढ़ेगी। तो Q भी बढ़ गया, या डेल Q पॉजिटिव हो गया। हाँ सही। बट मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, बट मैंने इसको तो कोई हीट तो प्रोवाइड की नहीं, तो इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ गई? कोई सिस्टम में मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तभी तो बढ़ेगी। तो दिया ना वॉल्यूम। क्या दिया मैंने? भैया इस वाले में पार्टिकल्स को अब जगह नहीं मिल रही है। नहीं, मैंने इसको जलाया नहीं, बस इसको मैंने पुश किया है। तो वॉल्यूम कम, फिर हाँ, उसका तुम लोग ने बोला कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। इंटरनल एनर्जी बढ़ी मतलब मैंने कुछ एनर्जी दी है इसको, तभी बढ़ी हुई, या अपने आप बढ़ गई? कैसे बढ़ी? मैंने तो इसको हीट नहीं दी। वो भैया वॉल्यूम कम पार्टिकल्स को होने अब से स्पेस नहीं मिल रहा है। हो जाएंगे, फिर क्या? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। हाँ, टेम्परेचर बढ़ गया, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, बट मैंने कुछ एनर्जी कहाँ से दी? मैंने कोई हीट तो प्रोवाइड की नहीं उसको, तो इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ी? अभी तक हमने बोला था कि हीट से इंटरनल एनर्जी रिलेटेड है, ठीक है? हीट फ्लो से इंटरनल एनर्जी चेंज होती है ना? हाँ सही। अब मैंने यहाँ पे कोई हीट नहीं प्रोवाइड की और उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कर दी, तो मैंने क्या किया? कैसे उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी? वही तो। इंटरनल एनर्जी वही तो। भी अंदर इंटरनल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है ना, अंदर के मैकेनिकल एनर्जी भी है कुछ। अंदर मैकेनिकल पार्टिकल एनर्जी की कौन सी? काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। कुछ हाँ, अंदर डिपेंड पार्टिकल्स करता के है। मॉलिक्यूल्स के। हाँ, तो स्पेस कम कर दिए तो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, उन स्पेस लोगों को कम जगह कर कम दिया मिल रहा मैंने, है, तो हीट। वो सब इंटरनल हाँ एनर्जी बढ़ गई, उसको मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा, बट मैंने कौन सी एनर्जी दी उसको? बढ़ कैसे गई? अच्छा, आपने कौन सी? अभी तक मैंने बोला था हीट दोगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। हाँ रोशनी, तुम कुछ बोल रही थी? हाँ वही वही अब मतलब अपने जो पिस्टन को तो वो कौन सी एनर्जी थी? मैकेनिकल एनर्जी। करेक्ट। मैकेनिकल एनर्जी दी, या मैंने इस पे कुछ वर्क किया, ठीक है ना? सिंपल बोल सकते हैं, इसमें हमने कोई वर्क डन था हमारा। वो पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी, कुछ भी हो सकती है। मैंने थोड़ी काइनेटिक एनर्जी दी उसको, बट मैंने कुछ वर्क किया, और वो जो वर्क था उसकी वजह से वो उसकी जो इंटरनल एनर्जी थी वो बढ़ गई। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? कुछ मतलब हुआ?
अभी तक हमने देखा था कि हीट और इंटरनल एनर्जी रिलेटेड है एक दूसरे से, है ना? हाँ हीट एनर्जी से इंटरनल एनर्जी चेंज होती थी, बट हमने प्रूव कर दिया कि अगर हम लोग वर्क भी करेंगे तो वर्क और इंटरनल एनर्जी भी इंटरचेंजेबल रिलेटेड है। ठीक है। तो वर्क करने से हम लोग इंटरनल एनर्जी सिस्टम की चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सिंपल से ही, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है ना? तो अभी तक हमने बताया था कि हीट और इंटरनल एनर्जी में रिलेशन है, बट वर्क और इंटरनल एनर्जी में भी रिलेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैथमेटिक्स में एक लॉ होता है ना, एसोसिएटिव लॉ, क्या बोलता है वो? लॉ ऑफ एसोसिएशन क्या होता है वो? A is equal to B, वही वाला है। A is equal to C. तो इसको यहाँ पे एनालॉजी लगाओ। ट्रांजिटिव होती है क्या? ठीक है, चलो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अरे a प्लस बी ब्रैकेट में फिर प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट। चलो ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बता दो। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी ना, a इक्वल टू बी है और b इक्वल टू सी है, तो a इक्वल टू सी हो जाता है। अब अगर यहाँ पे मैं वही रिलेशन लगाऊं तो क्या होगा? वही अगर इंटरएनर्जी इंटरचेंज और इंटरनल एनर्जी मैकेनिकल बढ़िया, ठीक है। तो अब वर्क, हीट और इंटरनल एनर्जी तीनों इंटरचेंजेबल, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही कंक्लूजन है हमारा, ये तुम लोग सीख गए। किसी को डाउट? नहीं भैया। अब अपने पेज नंबर 80 देखो, तो उसमें एक पिंक डब्बा है। पिंक डब्बे में क्या लिखा है? कैन यू रिकॉल? कैन यू रिकॉल? जोर से जोर से। During the middle of 19th century, James Joule showed mechanical work done and heat produced while doing that are equivalent. This equivalence is the mechanical equivalent of heat mechanical of W, and the corresponding heat produced H is W is equal to J into H. The constant J is mechanical equivalent of heat. ठीक है, जेम्स जूल का नाम सुना है? कौन थे? Unit. जूल की यूनिट तो सुनी है, बट उन्होंने क्या किया था? अच्छा साइंटिस्ट भैया। क्या? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट, अच्छा हाँ, साइंटिस्ट ही। इस बुक में जितने नाम सुनोगे सब साइंटिस्ट ही थे। क्या किया था इन साइंटिस्ट ने? नहीं पता भैया। जेम्स जूल के बारे में नहीं पता। नहीं पता। स्टीम इंजन सुना है? स्टीम इंजन, स्टीम इंजन इन्होंने इन्वेंट किया था। ठीक है, अभी उसे तो बोले थे जेम्स वॉट ने किया था। जेम्स वॉट ने किया था, तो जेम्स जूल ने क्या किया था? जूल ने कुछ और किया रहेगा लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान देते हो मतलब मेरी बातों को? तुम ठीक है, तो जेम्स जूल ने डिस्कवर किया था मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट, कि हम लोग अगर वर्क डन करेंगे तो उसको हम लोग हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऐसी कुछ हीट करेंगे तो उससे वर्क प्रोड्यूस हो सकता है। वर्क डन। हाँ ठीक है, तो ये इसे मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट बोलते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इनकम्फर्टेबल फर्स्ट लॉ किसी को पता है? है ना, एनर्जी
energy cannot be created created, nor neither be वही destroyed. जो Energy Hmm? can neither be created nor destroyed. Energy cannot be created, neither be destroyed. English का वर्ड या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस ट्रांसफर कर सकते हो और कुछ नहीं। एग्जैक्टली अगर थ्योरी में बोलोगे तो यही आता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। वन फॉर्म ठीक है, ठीक है। बट अब इसका थोड़ा हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे। ठीक है, कि ये जो एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे में कैसे कन्वर्ट होगी, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अभी हमने वही देखा था पिस्टन, इसी को फिर से देखते हैं। ये मेरा पिस्टन है और ये आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, अंदर इसके कोई एयर है या गैस है, कुछ भी हो सकती है। अब क्या हो सकता है, हम लोग पहले अभी पिस्टन का मूवमेंट देख रहे थे कि पिस्टन से वर्क हो रहा था। ठीक है, बट हम लोग क्या देखेंगे अब गैस का, हम लोग ये जो अंदर एयर है, अब ये हमारा सिस्टम है, ये जो है ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सिस्टम क्या काम करेगा। सिस्टम भी वर्क कर सकता है, वर्क हम लोग सिस्टम पे कर सकते हैं या सिस्टम वर्क कर सकता है। ठीक है, समझ लो इनिशियली ये सिस्टम ऐसा था और अंदर कुछ इसके प्रेशर था P1 और इसका वॉल्यूम था V1। ठीक है, अब क्या किया, ये प्रेशर जो था यहाँ के बाहर के प्रेशर से ज्यादा था, समझ लो P0 से ज्यादा था। तो क्या होगा, तो फिर वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा है ना। बाहर का प्रेशर कम अच्छा है, बाहर का कम है, हाँ तो पिस्टन बाहर की तरफ बाहर जाएगा। जाएगा। पिस्टन बाहर की तरफ जाएगा, इसका ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। हाँ समझ लो हाँ कुछ यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये जो इसका एक्स्ट्रा वॉल्यूम मिल गया इसको थोड़ा। हाँ ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे जो गैस है या जो भी एयर है, इट इज डूइंग अ पॉजिटिव वर्क ऑन द पिस्टन। ठीक है, और गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो गैस ने इसको पॉजिटिव वर्क किया क्योंकि इसकी वजह से पिस्टन मूव हो रहा है उस डायरेक्शन में, क्योंकि गैस का जो फोर्स है, ये जो गैस की तरफ से फोर्स है ये इस डायरेक्शन में हाँ है ना। और मूवमेंट किस डायरेक्शन में हुआ, मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ, तो गैस का वर्क डन क्या हुआ, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये समझ लो कुछ x डिस्टेंस मूव किया। अब अगर पिस्टन की वजह से कोई फोर्स लग रहा होता, समझ लो ये प्रेशर अब चेंज हो गया है रिलेशन में, P0 ग्रेटर देन P1 हो गया, तो अब क्या होगा, तो फिर नेगेटिव हो जाता। नेगेटिव, पिस्टन अंदर मूव करेगा, इसकी वजह से अब फोर्स तो इसी डायरेक्शन में है सिस्टम की, है ना, बट हाँ भाई अब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव हो गया। ठीक है, वर्क डन बाय द पिस्टन अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि पिस्टन की फोर्स इस डायरेक्शन में थी। ठीक है, तो वर्क डन बाय द पिस्टन पॉजिटिव है और वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव है। अब हम लोग देखेंगे फिर से कौन सा वाला पार्ट, फिर से ये एकदम लास्ट वाला, वाला। लास्ट की जो 2 लाइंस थी, लास्ट की 2 लाइंस थी। तो इनिशियली केस था कि गैस के जो प्रेशर था वो ज्यादा था, उसकी वजह से पिस्टन बाहर मूव किया। ठीक है, हाँ तो वर्क डन पॉजिटिव था बाय द सिस्टम। अब क्या हुआ, प्रेशर जो है वो बाहर का ज्यादा हो गया। हाँ पिस्टन अंदर की तरफ। इसको मैं P0 लिख देता हूँ।
और इसका फोर्स अब इस डायरेक्शन में लग रही है, हाँ ठीक है। तो अब जो मूवमेंट हो गया अब वो इस डायरेक्शन में होगा, हाँ और अब इसके लिए समझ लो ये x डिस्टेंस ही मूव किया कुछ, या कुछ भी डिस्टेंस मूव किया, ठीक है। तो अब लेकिन अगर मैं सिर्फ इस फोर्स का देखूं, ये मेरा जो P1 की वजह से जो फोर्स है, इक्विवेलेंट फोर्स F1 समझ लो, ठीक है। ये गैस की फोर्स है जो उसके पिस्टन पे लग रही है। अब F1 इंटू एक्स का डायरेक्शन क्या है, अगर इसका मुझे वर्क डन निकालना है तो क्या हो जाएगा सेकंड वाले केस में, समझ लो गैस का प्रेशर की वजह से फोर्स लग रही थी F1, ये फोर्स है F1, ठीक है। तो वर्क क्या होता है, F into displacement F इंटू डिस्प्लेसमेंट, Fx डिस्प्लेसमेंट कितना है ऐसा, x F इंटू एक्स, हाँ ऐसा लिख सकता हूँ, यस ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। अब इसको मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, Fx Fx हो जाएगा W बस, is equal to Fx, यही तो रहेगा। cos थीटा यही रहेगा। ये कॉस तो थीटा, वेक्टर वाली है। कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे 180 180 डिग्रीज। कॉस 180 क्या होता है, -1 ये हो जाएगा माइनस F1x। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हुआ, नेगेटिव नेगेटिव हो गया। और पहले केस में पॉजिटिव था, पहले केस में पॉजिटिव क्यों था, क्योंकि क्योंकि इसका और इसका थीटा डायरेक्शन 0 0 डिग्री था, और इसमें थीटा 180 0 था डिग्री हो यहाँ। गया, है ना। हाँ तो जब गैस जैसे की वजह से पिस्टन बाहर जा रहा है तो वर्क पॉजिटिव है, और जब पिस्टन पुश करके गैस को अंदर भेज रहा है तो गैस का वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर उसका वर्क नेगेटिव है तो उसकी इंटरनल एनर्जी, केमिस्ट्री में वो आगे देखते हैं। अब ये वाला समझ में आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ भैया ठीक है। चलो अब देखते हैं फिर से वही सिस्टम, ये सिस्टम बहुत बार देखेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, ये मेरा पिस्टन है और ये मेरा सिस्टम है, इसके अंदर वो एयर है। अब मैंने जो वर्क डन बोला था, समझ लो क्या हो रहा है, इसके अंदर का प्रेशर है वही समझ लो P, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स किस पे लग रही है, गैस की वजह से फोर्स किस पे लग रही है, पिस्टन पे, ये वाला एरिया है, ठीक है। तो ये वाला एरिया पे फोर्स लग रही है, तो हम लोग इसको समझ लो ए बोल लेते हैं, ए एरिया इसका, ठीक है। और इसकी वजह से अब यहाँ का जो अंदर का प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से ज्यादा है, तो क्या हो रहा है, पिस्टन बाहर जाएगा। पिस्टन बाहर जा रहा है। तो मैंने मान लिया कि पिस्टन कुछ इतना डिस्टेंस चला गया, ठीक है। और इतना डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, x dx हो गया, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस छोटा मूव किया, बहुत छोटा सा डिस्टेंस, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा लग रहा है बट बहुत छोटा सा डिस्टेंस है dx, ठीक है। तो अब कितना वर्क डन होगा सिस्टम का, वर्क डन हमने बोला था कितना होता है F इंटू dx। अब ये मुझे F निकालना है, F क्या होगा, फोर्स कितनी लग रही है उस पर, पिस्टन पे कितनी फोर्स लग रही है, लेकिन इस यहाँ पे
P into A. E इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया होता है। Pressure into area. यहाँ पे एरिया कितना है? Pi r square. पाई आर स्क्वायर। आर किसने बताया तुम्हें? है? जो यहाँ पे टर्म्स दिए उसी में बताना सब कुछ। फॉर्मूला किसका बोलते A P इंटू हैं? ए डी एक्स, ठीक है। Pi r square. Pi r. मैंने रेडियस नहीं बताया ना, मैंने तो बस एरिया बताया, हाँ, ठीक है। तो अब इसका टोटल जो वर्क डन होगा, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ क्योंकि बहुत छोटा सा हो रहा है तो इसको मैंने डी डब्ल्यू बोल दिया, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, पी ए डी एक्स, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है यहाँ से लेके, समझ लो कुछ इतना डिस्टेंस जा रहा है, टोटल एक्स डिस्टेंस जा रहा है, एक्स नॉट डिस्टेंस जा रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी ए डी एक्स इंटू कहाँ से कहाँ तक, इसकी लिमिट्स क्या होंगी, जीरो से Initial position से एक्स नॉट, ठीक है। नहीं नहीं समझ में आ रहा, ऊपर से निकल गया। क्या होता है, ठीक है। अगर किसी चीज को हम लोग को चेंज देखना होता है, इंटीग्रेट करते हैं, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होता है, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेट करेंगे पी ए डी एक्स, और मैं बोल रहा हूँ टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया एक्स नॉट, अच्छा फिर ठीक है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनिशियली इसका जीरो था और फाइनल इसका एक्स नॉट है, ठीक है। बट अच्छा अब ये चीज बताओ मुझे, डायरेक्ट अगर ये एक्स नॉट मुझे पता है, ठीक है, तो मैं वर्क डन ये बोल सकता हूँ पी इंटू ए इंटू एक्स नॉट, ये मेरी फोर्स है, ये मेरा टोटल डिस्टेंस एक्स नॉट है, इतना वर्क डन बोल दूं, ये आंसर सही है। बेसिकली क्योंकि उसमें में पिस्टन पूरा एक्सलेट चला गया। मैं टोटल बता रहा हूँ ना कि इतना एक्स नॉट गया तो उसका प्रेशर बाहर से इक्विवेलेंट हो गया, तो इतना तक जा रहा है। तो अगर मैं ये लिख दूं तो सही है आंसर, वर्क डन इज इक्वल टू, ये मेरी फोर्स है और ये मेरा एक्स नॉट डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। हाँ फिर तो चलेगा। चलेगा, तो फिर ये वाला आंसर से ये वाला आंसर सेम होना चाहिए। हाँ इससे और इससे आंसर सेम आएगा। आना तो चाहिए। अच्छा समझ लो, ये समझ लो कुछ आधा डिस्टेंस गया x नॉट बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पहुंच गया मेरा पिस्टन, इस पॉइंट पे देख रहा हूँ, सेम होना चाहिए आंसर। तो यहाँ पे प्रेशर सेम रहेगा उसका, जब इतना हो गया तो उसका प्रेशर सेम है। नहीं भैया अलग हो जाएगा, प्रेशर तो ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा ज्यादा हो जाएगा, अच्छा प्रेशर कम होगा, ये वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या लिया, ये जो P और dx है ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, x पे डिपेंडेंट है, इसलिए हमने इसका इंटीग्रेशन लिया, ठीक है। इसलिए हमने माना है कि जब ये बहुत छोटा सा स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है dx, तब तक ये प्रेशर सेम है, इतना स्मॉल डिस्टेंस है कि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। समझ को कुछ दिख रहा है कि नहीं, बेचारा पीछे से बैठ के देख रहा है। आंखें तेज है भैया। अच्छा, बढ़िया। तो dx हम लोग ये मान रहे हैं कि इतना छोटा डिस्टेंस है कि प्रेशर में वेरिएशन बहुत कम हो रहा है। हाँ ठीक है, हो गया। तो प्रेशर में वेरिएशन इतना कम है कि हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं अराउंड डिस्टेंस dx, इसलिए हमने ऐसा लिया pa dx,
ठीक है, और इसलिए हम लोग उसको प्रेशर का फिर एक dx के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से x0। ठीक है, अब वर्क डन का ये तो एक एफ डी एक्स से निकाला। एक और तरीका होता है डी डब्ल्यू को हम लोग प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ए डी एक्स है ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं, चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा। ये इतना हाँ, वॉल्यूम change in चेंज हो volume, रहा है ना, ADX। एरिया इनटू हम्म, जितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये मेरा पी ए डी एक्स, तो मैं पी डी वी लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे वही चीज सेम आ जाएगी, प्रेशर डी वी इज इक्वल टू या फिर फोर्स इनटू डी एक्स। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी कहाँ से कहाँ होगा? P इंटू बी आई माइनस टू बी फाइनल। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम उसका, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम कुछ इतना था वी आई, और फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वी एफ। ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन वी आई टू वी एफ में भी डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकता हूँ। अगर तुम्हें वॉल्यूम पता है, हर समय पिस्टन नहीं होगा ना, सिस्टम तो किसी भी शेप का हो सकता है ना। समझ लो ये स्क्वायर शेप भी हो हाँ। सकता है, ये चाहूँ तो इसको स्क्वायर शेप बना सकता हूँ। ठीक है, तो अगर स्क्वायर शेप का होगा तो इसमें भी वही हम लोग इक्वेशन लगाएंगे, P इंटू डी वी पी आई टू वी एफ। ठीक है, तो इससे भी हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं लोग, बस चेंज इन वॉल्यूम पता होना चाहिए। ठीक है, अगर वॉल्यूम बहुत स्मॉल है, अगर वॉल्यूम ये जो चेंज इन वॉल्यूम बहुत कम है, तो इसको मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूँ, P इंटू वी एफ माइनस वी आई। और यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू पी ए एक्स नॉट। यहाँ पे ये वैलिड हो जाएगी अगर वॉल्यूम चेंज बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, अगर ये dx जो ये टोटल x नॉट है वो बहुत छोटा है, तो मैं उसको डायरेक्टली ये इक्वेशन मेरी वैलिड हो जाएगी। ठीक है, बस स्क्वायर की जगह अगर रेक्टेंगल हो तो फिर बस चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे। बता। तुम्हें एरिया पता है, स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो कुछ भी हो, सबका एरिया पता है ना तुम्हें, उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया ना वर्क डन को हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यही हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी हो जाएगी जितना वर्क कर रहे हैं। ज्योति का मन नहीं कर रहा ज्यादा। अब एग्जांपल 4.2 देखो। एग्जांपल 4.2 पेज नंबर 81। कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? किसी का मन है पढ़ने का? वर्क निकालना। अब इसमें क्या बोला है कि इसका इनिशियल वॉल्यूम कुछ था वी आई, और उसका वी फाइनल क्या है?
वी फाइनल क्या है? 2 VI. 2 VI, ठीक है। और कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है? 1.1 क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सब कुछ किस में लाते हैं? SI यूनिट में। ठीक है, तो मुझे प्रेशर पता है, चेंज इन वॉल्यूम पता है, तो कितना वर्क हो गया? और इसमें क्या बोला है? कांस्टेंट प्रेशर पे प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। अगर प्रेशर चेंज नहीं करना है तो क्या हो रहा है इसका मतलब? PV इज इक्वल टू nRT होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वॉल्यूम चेंज हो रहा है बट प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। प्रेशर कांस्टेंट है, तो V/T क्या हो रहा है? उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो या तो उसका समझ लो ये हो रहा है PV इज इक्वल टू nRT में P कांस्टेंट है तो इसको हटा दो, P1 V1 इज इक्वल टू N1 by N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 by N2 T2। ये होगा? नहीं होगा। PV by nRT क्या? P2 भी नहीं रहेगा तो इसको काट दो। उसका मतलब V1 by N1 T1 इज इक्वल टू V2 by N2 T2। तो अगर V2 में वॉल्यूम बढ़ रहा है उसका, तो इसका मतलब क्या है? या तो ये बढ़ रहा है या तो ये बढ़ रहा है, रेशियो तो कांस्टेंट रहना पड़ेगा ना। अगर V2 बढ़ रहा है मतलब या तो मैं उसके अंदर गैस भर रहा हूँ या मैं उसको हीट कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ ना कुछ मैं वर्क दे रहा हूँ। तो या तो मैं उसको गर्म करके टेम्परेचर बढ़ा के उसमें वर्क कर रहा हूँ, या उसके अंदर मैं गैस पुश कर रहा हूँ, उसके मोल्स बढ़ा रहा हूँ। तो नॉर्मली मैं उसमें कुछ हीट दे रहा हूँ तो उसकी वजह से वो उसमें मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से वो क्या कर रही है? गैस वर्क कर रही है, जिसकी क्योंकि मैं उसको एनर्जी दे रहा हूँ। कितना वर्क कर रही है? प्रेशर इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। प्रेशर हो गया मेरा 1.01 इंटू 10⁵। अब यहाँ पे इन्होंने VF माइनस VI 0.5 दे दिया है। पता नहीं क्यों दिया इन लोगों ने पॉइंट। ये तो क्या हो जाएगा? 2VI माइनस VI क्या हो जाएगा? 2.02 इंटू 10⁵ इंटू इनिशियल वॉल्यूम। अब इसमें इसका इनिशियल वॉल्यूम तो दिया नहीं है, इन लोगों ने डायरेक्टली 0.5 ले लिया। आई थिंक उसका इसमें ये नहीं लिखा है कि जो इसका फाइनल वॉल्यूम है वो होना चाहिए 1 मीटर क्यूब, तभी ये वैलिड होगा। उसका अगर फाइनल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब ले लो तो इनिशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0.5 मीटर क्यूब। 0.5 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे VI हो जाएगा हमारा 0.5 मीटर क्यूब हो जाएगा हमारा। VF माइनस VI 0.5। VI भी 0.5 होना चाहिए। सही तो किया ना? सॉरी, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा ये? 0.505 इंटू 10⁵ या 5.05 इंटू 10⁴ मीटर जूल्स। ठीक है,
बहुत गलतियां हैं इसमें, बहुत गलतियां दी हुई हैं, ठीक है, वो भूल जाओ। समझ लो उसका फाइनल वॉल्यूम अगर 1 मीटर क्यूब है तो इनिशियल वॉल्यूम 0.5 हो जाएगा और टोटल एनर्जी 5.05 इंटू 10⁴ जूल्स हो जाएगा। नई नई बुक आई ना, बहुत मिस्टेक्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। हाँ भैया। अब क्या होता है कि अब हमने देखा कि इस एक एग्जांपल में भी क्या था कि हम लोग उसको कुछ हीट दे रहे थे या कुछ वर्क कर रहे थे उसके ऊपर से, उसकी वजह से वो कुछ जो इंटरनल जो गैस थी वो खुद कुछ काम कर रही थी, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है कि अगर ऐसी अज्यूम कर लो कि हम लोग अगर कोई सिस्टम को क्यों हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो ये सिस्टम है मेरा, ठीक है, इसमें हम लोग एनर्जी दे रहे हैं क्यू, कोई हीट एनर्जी दे रहे हैं या कोई भी एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, या इस पर वर्क डन कर रहा हूँ मैं टोटल क्यू, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अगर समझ लो ये सारी की सारी हीट है या जितने भी मेरा वर्क डन है वो उसकी बस इंटरनल एनर्जी चेंज कर रहा है, ठीक है, और इंटरनल एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ये है मेरी इंटरनल एनर्जी। तो अगर मैंने सिस्टम में क्यू वर्क किया या सिस्टम में क्यू एनर्जी दी और वो सारी की सारी एनर्जी बस उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कर रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, Q इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q। अगर क्या हो रहा है, अगर सारा का सारा वर्क डन जो है, जो एनर्जी मैं दे रहा हूँ वो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कर रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा, सिस्टम कुछ वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब ये एक केस हो गया हमारा कि सारी की सारी हीट जो है उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कर रही है। अब समझ लो इसको अगर मैं हीट दे रहा हूँ या इसमें कुछ वर्क कर रहा हूँ और सिस्टम कुछ हीट लूज कर दे रहा है, सेकेंड केस में क्या हो रहा है, यही मेरा सिस्टम है, इसको मैंने वापस क्यू दिया, इसकी कुछ यू थी इनिशियली वो चेंज हो रही है, और क्या हो रहा है, कुछ इसकी हीट बाहर की तरफ चली जा रही है या फिर कुछ वर्क कर रहा है, कुछ एनर्जी इसकी चली गई बाहर सिस्टम से, तो क्या बोल सकता हूँ मैं, Q इज इक्वल टू क्या क्या हो रहा है इसकी एनर्जी से, इसकी कुछ चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो रही है, इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, समझ लो इनिशियली U1 थी फाइनली U2 हो गई, मेरा U2 माइनस U1 हो गया डेल U। तो इसकी जो वर्क जो टोटल एनर्जी दी मैंने इसको उसमें से डेल U इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, और क्या हुआ, प्लस वर्क, प्लस वर्क, पर इसने कुछ वर्क किया, तो इसका मतलब थोड़ी सी एनर्जी जो मैंने दी इसको वो कुछ वर्क करने में चली गई और बाकी इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई, ठीक है। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुई इसकी वो हो गई Q माइनस W, ठीक है। तो ये है हमारा मेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और इसको भी बोल सकते हैं, ये दोनों ही है हमारे, भैया एक बार हम लोग क्या बोल डब्लू वर्क एनर्जी हाँ, फिर से क्वेश्चन पूछो, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। Q है मेरा वर्क डन स्लैश एनर्जी प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, टू द सिस्टम, वही तो कभी ठीक है। अभी पूरा पढ़ लो, डेल U क्या है, इंटरनल
और W क्या है? W क्या है? होता है W क्या था? वर्क वर्क क्या? ऑन हम्म? तो वर्क ये डन बाय द बताओ, सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम। भैया एक ही बात है। एक ही बात है। तो Q और W में डिफरेंस क्या है? सराउंडिंग Q और W में डिफरेंस क्या है? तुम बोल रही हो सेम है, मैं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कोई डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? कि एक में सिस्टम वर्क हुआ है और सिस्टम ने वर्क किया, ठीक है। तो समझ लो मेरा ये एक्सपेरिमेंट था, ये वाला एक्सपेरिमेंट था। इनिशियली मैंने क्या किया, ये बर्नर था मेरा, कुछ एक बर्नर था, इसको मैंने हीट किया सिस्टम को, ठीक है। इसका मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, अंदर की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। बट समझ लो इससे क्या होता है, अगर इसको मैं वापस बनाता हूँ, अब क्या होता है, अगर यही मेरा जो सिस्टम था इनिशियली ऐसा था, ठीक है, अंदर गैस भरी थी, इसको मैंने क्या किया, हीट किया। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड की, ये है मेरा Q, ठीक है। मैंने हीट कुछ सिस्टम पे कुछ एनर्जी प्रोवाइड की Q, इससे क्या हुआ, इसके अंदर की कुछ, इसका टेम्परेचर जो था वो बढ़ गया, तो उसको मैंने बोल दिया क्या, डेल U। उसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, ठीक है। बट और भी क्या हुआ, अब इसका प्रेशर भी बढ़ा, तो इसने क्या किया, इस पिस्टन को थोड़ा पीछे पुश कर दिया, ठीक है, ऐसा पुश कर दिया, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, कुछ x डिस्टेंस पीछे मूव कर दिया, तो ये जो वर्क डन है, ये भी कुछ वर्क हुआ, कि उसको मूव करने में कुछ वर्क किया इसने, ये सिस्टम ने वर्क किया, क्योंकि पिस्टन बाहर की तरफ मूव हो रहा है ना। तो ये अब यहाँ, तो ये जो मेरी हीट प्रोवाइड की Q, इसकी वजह से क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, और उसकी वजह से कुछ वर्क किया सिस्टम ने किया, ठीक है ना। ये समझ में आया? रोशनी एकदम ऐसे कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे देख रही है। समझ रहा है? नहीं, ऐसे बोलना नहीं, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछना है, ऐसे बोल दिया, ऐसे मार नहीं पड़ेगी अगर बोल दोगे कि नहीं समझा तो, ठीक है। ये समझ, क्या, ये Q is delta U केमिस्ट्री केमिस्ट्री में पढ़ा ना, सब जगह सेम ही चीज होती है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म। ये एनर्जी जो है वो cannot be created और never be destroyed, बट जो एनर्जी तुम प्रोवाइड करते हो वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करता है, और जो भी उसका वर्क डन किया होता है
उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने हीट एनर्जी प्रोवाइड की, तो उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, बट उसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हुआ, वर्क हुआ, है ना। तो हीट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गई, बट डिस्ट्रॉय नहीं हुई। टोटल जितनी हीट प्रोवाइड की है वो दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गई बस। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थोड़ा बहुत समझ में आया अब? ठीक है, तो ये हाँ भैया। तो ये जो हम लोग अभी बोलते हैं सिंपली कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी फॉर्म, ये पहले हमेशा सच नहीं माना जाता था। 1700s में 1600 में ये नहीं मानते थे। ये सब अब हम लोग मानने, ये लोग हम लोग समझ गए। ये सब जो जेम्स जूल हैं, जेम्स वॉट्स हैं, सबने जो रिसर्च की है उसकी वजह से हमें ये सब पता चला है कि हीट और वर्क डन इंटरचेंजेबल है। ये पहले नहीं माना जाता था। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं कि ये इंटरचेंजेबल है, ऐसा नहीं है कि इनको चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अब एग्जांपल 4.3 देखते हैं। मुझे भी जोक सुनाओ यार, मैं भी बोर हो रहा हूँ। इतना हंस रहे हो, मुझे भी जोक नहीं बता रहे, बताओ। तो देखो ना रोशनी को, नहीं, जोक तो किसी और ने मारा ना, वो तो बस हंस रही है। रोशनी अपने तो प्यार करी। अच्छा, तो तुम क्यों हंस रही हो? कोई पढ़ेगा 4.3? And all of it is converted to ऐसा क्या चल रहा है यार? फोन गिर गया। फोन भी गिर गया, बताओ। तो यहाँ का सिस्टम बहुत बिगड़ गया। अच्छा, थोड़ी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई सिस्टम की, पूरा बॉटल बिटा सब फुदक रहे हैं। स्टार्टिंग से बटे हम्म, 1 kg of liquid water is boiled at 100 degrees Celsius and all of is converted to solid. If the change of state takes place at the atmospheric pressure, calculate the energy transferred to the system in the and see the change in the internal energy of the system. Given the water is 1 into 10 minus 3 equal to 1.61. ठीक है, तो सब कुछ पता चले। वीडियो बंद हो गया तुम लोगों का? शायद गलती से कर दिया। मेरा फोन बार बार गिरा तो सीलिंग दिख रहा था, सोचा बंद कर देंगे। अच्छा ठीक है, मैं सीलिंग देख लूंगा, तो टेंशन नहीं। क्या हो रहा है? 1 kg पानी था, समझ लो तुमने पतीले में पानी लिया 1 लीटर, 1 लीटर नहीं 1 kg मतलब 10 लीटर। ठीक है, 1 kg मतलब 1 लीटर। कौन है ये पीछे? चुप, वो देख कैसे रही है वीडियो? कैमरे के पास नहीं बैठे ऐसे बोल। अच्छा ठीक है, 1 kg पानी है, ठीक है, 1 लीटर। 1 kg पानी 1000 लीटर होता है। 1 लीटर पानी उठाया पतीले में रख के, हाँ पतीले में रख, वो ये उतना ही 1 किलो होता है। बस बस हो गया। 1 लीटर पानी वो 1 किलो का होता है। ठीक है, अब इसको पतीले में रख के मैं बॉईल कर रहा हूँ। ठीक है, सारा का सारा पूरा पतीला
पानी में रुक गया, स्टीम में बदल गया। ठीक है, मुझे क्या क्या पता करना है? ज्योति खुशी से रुक नहीं पा रही। पहला क्या है? क्यू। बाद में डब्ल्यू डब्लू। सब कुछ ढूंढना है। सब कुछ ढूंढना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? पहले निकालेंगे प्रेशर। तो सबसे पहले वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन क्या हो जाएगा? P into dV है ना? T इंटू डेल वी बोल सकते, चेंज इन वॉल्यूम। हाँ भाई T इंटू वी एफ माइनस वी इनिशियल। ये सब दिया हुआ है। ये 1.01 इंटू फाइनल कितना है? 1.671 माइनस 1.0 इंटू 10 टू द पावर 5 कितना हो गया? अच्छा लग रहा है पंखा। पॉइंट इसमें तो कुछ और नहीं दिया हुआ। कितना होगा? ये निकाल पाए कि नहीं? हंसी रहे हो। भैया 10⁻³ का गया। 10⁻³ मीटर क्यूब है ना? अच्छा, इंटू 10⁻³ कर देते हैं। ठीक है। ओ नहीं, ये क्या हुआ है? ओके ओके ओके, ये बस 10⁻³ है। तो ये 10⁻³ का मतलब क्या है? ये 0.001 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो इसको अगर मैं इससे माइनस करूंगा तो कितना होगा? 1.671 कितना हो गया? 1.01 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर 5, तो ये कितना हो गया? 1.69 इंटू 10 टू पावर 5 जूल्स। ठीक है, या इसलिए उसने क्या लिख दिया? 169 किलो जूल्स। ठीक है, किलो जूल कितना होता है? 10 टू द पावर 3 जूल्स ना मैंने। ठीक है, तो वर्क डन मेरा सिस्टम का है 169 किलो जूल्स। अब और क्या निकाल सकता हूँ मैं? मैंने वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया। क्यू। क्यू। मैंने वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया। उसकी कुछ पता है कैसे क्या होता है स्टीम में कन्वर्ट करते हैं? प्रेशर के प्रेशर। जब वापस एक बार क्वेश्चन निकल क्वेश्चन तुम्हारे पास नहीं है? मतलब अभी क्या ढूंढेंगे? ये मिला अभी क्या ढूंढोगे? के बाद हाँ, अभी तो वर्क डन निकाल लिया, अब और क्या निकाल सकते हो? जोर से बोलो।
एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर कैसे निकालोगे सुधांशु? सुधांशु ये जो सोल्यूशन को देख रहा है, सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन लेटेंट हीट सुना है? लेटेंट हीट क्या होता है ये? क्या होता है? जो किसी सब्सटेंस में पहले से ही होता है। हाँ, पहले से होता है। पहले सब्सटेंस में पहले से तो बहुत कुछ होता है, मैटर भी होता है, टेम्परेचर भी होता है। पहले से जो हीट होती है सब्सटेंस में उसे तो इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। पहले से जो हीट होती है लेटेंट हीट उसको कैपेसिटी होता है ना? क्या होता है लेटेंट हीट कैपेसिटी? मतलब कि एक यूनिट वॉल्यूम में उस कितना हीट वो होल्ड कर सकता है। उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैंने ये टर्म क्या लिखा है यहाँ पे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, क्या होता है ये? भैया अगर किसी भी लिक्विड को गर्म तो वेपर होने से पहले जो भी उसमें समाती है ना, जो भी उसमें क्या होती है? हीट होती है कि समाती है? मतलब समाती है। हाँ, समाती है मतलब मतलब जितना कितनी हीट हीट लगता उसे, है उसको वेपर बनने उसको में। कितना हीट लगता है, कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है सिर्फ कन्वर्ट होने में फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। यहाँ पे क्या हो रहा है? लिक्विड जो है वो पूरा का पूरा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। टेम्परेचर उसका चेंज नहीं हो रहा है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री से बढ़ता तो फिर और हीट लगती। सारा का सारा बस 100 डिग्री में कन्वर्ट हुआ है। तो कैसे निकालूंगा मैं कितनी हीट लगी? अगर समझ लो उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वाटर का L। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर का L है, तो टोटल हीट कितनी लगी उसमें कैसे पता चलेगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं टोटल हीट एनर्जी टाइम required to convert 1 unit of substance into vapor, to vapor या उसका गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट। वेपर अगर वाटर के केस में हो तो वेपर हो जाएगा, वाटर वेपर। ठीक है। 1 यूनिट ऑफ सब्सटेंस का क्या मतलब हुआ? ये डिफाइन होती है वैल्यू पर यूनिट मास। ठीक है। तो अगर मेरा ये L दिया हुआ है, मेरा L दिया हुआ है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको अगर मैं टोटल मास से कम मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या निकलेगा? टोटल हीट एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है। कुछ याद आया या पता चला? ये पढ़ा था कभी? पढ़ा था, अब याद आ गया। तो टोटल हीट होगी उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू मास। अब हमें वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पता होती है। ठीक है। क्या होता है? जो वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो इक्वल है, तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, कितना दिया है? सॉल्यूशन में दिया हुआ है, कितना है? और 256 किलो जूल पर। ठीक है, 2256 किलो जूल पर केजी। तो 1 केजी वाटर को कन्वर्ट होना है अगर पूरा का पूरा स्टीम में एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें कितनी एनर्जी लगेगी?
2256 किलो जूल्स। तो हम टोटल इसकी हीट एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 2256 किलो जूल्स इंटू 1 kg, 1 kg वाटर है ना, तो टोटल एनर्जी हो गई 2256 किलो जूल्स। तो हमें क्या क्या पता चल गया? Q W और Q पता चल गया। अब क्या निकाल सकते हैं? change in internal energy चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू Q प्लस W। Q प्लस डब्ल्यू Q माइनस W। माइनस डब्ल्यू क्या होगा? माइनस Q माइनस W। Q माइनस डब्ल्यू। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? Q। Q एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे कहाँ जा रहा है? कुछ del U में जा रहा है, कुछ वर्क में जा रहा है, ठीक है। तो डेल्टा U प्लस W। तो इसलिए मेरा del U हो जाएगा Q माइनस डब्ल्यू। 2256 माइनस कितना था? 169 किलो जूल्स। कितना हो गया? 2096। 096। तो ये मेरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिस्टम, ठीक है। हम्म। 2256 था, पता नहीं इन लोगों ने गलत कर दिया, ठीक है। हाँ ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, वैल्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। अब उसमें क्या लिखा है? ये एनर्जी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि उसकी इंटरनल एनर्जी वाटर की इतनी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है, ठीक है। ठीक है, तो इतनी इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ रही है जब हम लोग वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये किस में यूज होती है? उसकी जो स्टीम उसमें इंजन। जो उसके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी इनिशियली जब लिक्विड होता है तो उनकी इंटरनल फोर्स बहुत ज्यादा होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। जब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है? वो एनर्जी कम हो जाती है। तो इस क्लोज बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए या इसकी क्लोज इंटरमोलिकुलर फोर्स को ओवरकम करने में इंटरनल एनर्जी उसकी हेल्प करती है, तो जितनी हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आज तो बेसिकली ये जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उससे हम लोग निकाल सकते हैं कि हम लोग कितना सिस्टम पे वर्क करेंगे तो उससे कैसे उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी और कितना अगर उसमें वो वर्क कर रहा है, ठीक है। इस दोनों फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है।